सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 भाग पढ़ लिया है और उन तीनों के तीनों भागों में हमने जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम आज 5 जगत के वर्गीकरण के बारे में इससे पहले वाले भाग में हमने अच्छे से पढ़ा था। अब एक एक वर्गीकरण के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला जगत था मोनेरा जगत। कौन सा जगत था? मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या आते हैं? सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। सभी प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु जो है वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी मोनेरा जगत जो है वो सभी प्रकार के जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। यानी मोनेरा जगत में सभी जीवाणु आएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीवाणु हो। ठीक है, जीवाणु जो है वो अनेक संख्या में होते हैं। अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं तो उसमें तकरीबन सैकड़ों जीवाणु मिलेंगे, यानी 100+ जीवाणु मिलेंगे। कितना में? एक मुट्ठी मिट्टी में। बस अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी ले रहे हैं, ठीक है, और इस मिट्टी में मान लीजिए यह मिट्टी है, इसमें करीबन कितने मिलेंगे? 100+ जो है वो बैक्टीरिया मिलते हैं। समझ में आ गया? यानी आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया कितनी मात्रा में है। बहुत बड़ी तादाद में यह जीवाणु जो है वातावरण में व्याप्त हैं। ठीक, बात करते हैं बैक्टीरिया की संरचना के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो आकार होता है, बैक्टीरिया में मुख्यतः 2 चीजें पाई जाती हैं। अगर हम इसकी संरचना देखते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें मुख्यतः 2 चीजें पाई जाती हैं। एक इसे हम कहते हैं कशाभ पाया जाता है, और दूसरा अगर हम बैक्टीरिया को वर्गीकृत कर सकते हैं या संरचना में देख सकते हैं तो दूसरा होता है इसकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति और कशाभ, इन्हीं दोनों से हम किसी भी जीवाणु को, किसी भी बैक्टीरिया को विभाजित या वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि ये एक जीवाणु क्या है, एक कैसा जीवाणु है, यह जीवाणु अलग है, तो अलग करने के लिए सबसे अलग चीज हो सकता है उसकी कोशिका भित्ति डिफरेंट हो, या फिर कशाभ की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। यानी जो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जीवाणुओं को अगर हम वर्गीकृत करेंगे, विभाजित करेंगे, तो वर्गीकरण के लिए हमें कोशिका भित्ति और कशाभ की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं से ही हम अलग अलग जीवाणुओं को क्या करते हैं? वर्गीकृत कर लेते हैं, बांट देते हैं कि जीवाणु कैसा है। इसमें जो है वह प्रिमिटिव टाइप यानी कि जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। केंद्रक जो होता है विकसित नहीं होता है। ठीक है, अविकसित केंद्रक पाया जाता है। विकसित केंद्रक, अगर केंद्रक उपस्थित हुआ तो, ठीक, इसमें क्या होता है? 90% चांस क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित रहता है। किसी किसी जीवाणु में जो है अगर केंद्रक विकसित है, केंद्रक उपस्थित है, सॉरी विकसित नहीं, केंद्रक उपस्थित है तो अविकसित केंद्रक होगा। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम जानते हैं कि इसमें केंद्रक जो है वह पूर्ण विकसित नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से इस तरीके से जीवाणु भी क्या होता है? ये जीवाणु की संरचना होती है। जीवाणु को हम मात्र 2 चीजों से अलग कर सकते हैं, कोशिका भित्ति और कशाभ से। क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा हम जीवाणुओं के प्रकार के बारे में देखते हैं कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। जीवाणुओं को मुख्यतः आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी हम इनके प्रकार को जो पढ़ेंगे वो आकार के आधार पर पढ़ेंगे। आकार के आधार पर जीवाणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में जीवाणुओं को आकार के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला आकार है गोलाकार। गोलाकार जीवाणु। ठीक, गोलाकार जीवाणु, गोलाकार बैक्टीरिया। दूसरा आकार है छड़ाकार। छड़ के आकार जैसा लंबा छड़ाकार। तीसरा है कामाकार।
कामाकार यानी कामा के आकार के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्पीलाकार। सर्पीलाकार यानी सांप के आकार जैसा। ये देखिए, ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। आकार के आधार पर अगर हम जीवाणुओं को बांटे तो 4 प्रकार के, गोलाकार, छड़ाकार, कामाकार और सर्पीलाकार, ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। गोलाकार जीवाणु जो होते हैं इनकी आकार कुछ इस तरीके से होती है, गोलाकार। ये हम थोड़ा सा संरचना भी बना दे रहे हैं। ये गोल गोल होते हैं, गोलाकार नाम से ही है। ठीक है, अगर एक गोलाकार जीवाणु है, इस एक गोलाकार जीवाणु को कहते हैं कोकस। क्या कहते हैं? कोकस। किसको? अगर एक सिंगल है तब, एक अगर गोलाकार है तो इसको कोकस कहते हैं, और बहुत सारे जब हैं तो इन्हें हम कोकाई कहते हैं। इस जीवाणु को किस नाम से जानते हैं? कोकाई के नाम से हम इस जीवाणु को जानते हैं। छड़ाकार जो जीवाणु होता है कुछ इस प्रकार से होता है, छड़ के आकार का होता है। ठीक, ये जो छड़ाकार जीवाणु है, अब किताब में अच्छे से चित्र दिया है, आप किताब से देख करके चित्र बनाएंगे बढ़िया सुंदर सा। ठीक है, छड़ाकार जीवाणु जो है इसका नाम होता है, एक अगर सिंगल को हम कहें बेसिलस, छड़ाकार की बात हम कर रहे हैं, बेसिलस, बेसिलस सॉरी, ठीक है, बेसिलस। और जब इन बहुत सारी संख्या में आ जाएगा तो इसे हम कहते हैं बेसिलाई, बेसिलाई। ध्यान दीजिए, सिंगल को बेसिलस, एकल अगर छड़ाकार जीवाणु है, एक छड़ाकार जीवाणु है तो बेसिलस, और बहुत सारे छड़ाकार जीवाणु आपस में आ जाते हैं, एक जगह होते हैं तो उन्हें हम बेसिलाई के नाम से जानते हैं। कौमाकार जो जीवाणु होता है, कौमा के आकार का, कौमा आप जानते ही हैं, अर्धविराम जिसे हिंदी में कहते हैं, इस अर्धविराम के आकार का होता है। आपने हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा होगा, उस विराम चिन्ह के आकार का यानी अर्धविराम के आकार, जिसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, इस कॉमा के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम कॉमाकार हो जाता है। अर्धविराम की तरह इसकी संरचना होती है, इस तरीके से, जैसे हम कॉमा लगाते हैं इस तरीके से, जैसे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मोनेरा लिखे तो हमने कॉमा लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? अर्धविराम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस आकार का होता है कॉमाकार जीवाणु, जिसका नाम आप कह सकते हैं, अगर सिंगल है, अगर सिंगल ये कॉमाकार है, इसको हम कहते हैं विब्रियम, विब्रियम। और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो विब्रियो, विब्रियो। ध्यान दीजिएगा, विब्रियम और विब्रियो। सर्पीलाकार जो होता है, सर्पीलाकार यानी ये सांप के आकार के जैसा होता है। कैसा होता है? सांप के आकार का जैसा होता है, इसमें कसाब उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जितने जीवाणु बताए उसमें कसाब नहीं बना हुआ है, इसमें जो है यह कसाब उपस्थित होता है। इस तरीके से सर्पीलाकार जीवाणु जो होता है होता है, इसका आकार इस तरीके से होता है। ठीक, सर्पीलाकार। सर्पीलाकार का नाम है, अगर एक रहेगा जीवाणु तो स्पाइरिलम, 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 और बहुत सारे हो जाएंगे तब स्पाइरिला, स्पाइरिला। ठीक है, या हम जीवाणुओं को आकार के आधार पर 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, अच्छे से देख लीजिए, गोलाकार जीवाणु कोकस, अगर सिंगल है तो कोकस, कोकाई। दूसरा है छड़ाकार जीवाणु, छड़ाकार अगर अकेले है तो बेसिलस, और संख्या इसकी बहुत सारी है, एक से अनेक संख्या में है, अत्यधिक संख्या में है तो बेसिलाई। दूसरा है कौमाकार, यह अर्धविराम के आकार का होता है, सिंगल है तो विब्रियम, और बहुत सारे हैं तो विब्रियो। नेक्स्ट है सर्पीलाकार, सांप के आकार का जैसा, स्पाइरिलम, सिंगल है तो स्पाइरिलम, और बहुत सारे प्लूरल फॉर्म में है यानी बहुत संख्या में है तब स्पाइरिला। यह 4 प्रकार के जीवाणु, आकार के आधार पर जीवाणुओं को हम इन 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर हो गया कि जीवाणु कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। किस आधार पर? आकार के आधार पर। समझ में आ गया? मोनेरा जगत के अंतर्गत हम ये सब पढ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं, हमने जीवाणुओं का आकार पढ़ लिया, संरचना पढ़ लिया, जीवाणुओं का कैरेक्टर पढ़ लिया। जीवाणु जो होते हैं वो
पृथ्वी के हर एक भाग में पाए जाते हैं। अगर इनके हम वास स्थान की बात करें तो वास स्थान जो होता है ये पृथ्वी का हर एक भाग होता है, चाहे वो लवणीय क्षेत्र हो, हेलोफी एरिया हो, गर्म झरने हो, थर्मो एसिडोफिल्स एरिया हो, या कच्छ क्षेत्र हो, मैथेनोजेन एरिया हो। इन क्षेत्रों में भी ये क्या करते हैं, कोई ना कोई जीवाणु पाया जाता है। यानी अगर हम इनके वास स्थान की बात करें तो वास स्थान जीवाणुओं का हर एक स्थान पर होता है। ठीक है, एक जीवाणु है आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु है। यह एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु है जो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में, यानी लवणीय क्षेत्र अभी हम बात कर रहे थे, लवणीय क्षेत्र यानी कि हेलोफी, अंग्रेजी में से हेलोफी कहते हैं। हेलोफी एरिया में, यानी कहां पर, जहां पर बहुत ज्यादा नमकीन क्षेत्र हो, समुद्री क्षेत्र जो है, ठीक है, हेलोफी एरिया में भी यह क्या करता है, पाया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया है जो अत्यंत लवणीय जल में भी पाया जाता है, लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। गर्म झरने, ध्यान दीजिए, गर्म झरने यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। गर्म झरने थर्मो एसिडोफिल्स वाले क्षेत्र में भी यह पाया जाता है। ऐसा विशिष्ट है जो लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है, गर्म झरनों में पाया जाता है। इतना गर्म झरने कि अगर वहां का जो तापमान हम देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो, 100-200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 100 डिग्री जो होता है पानी उबल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबल जाता है। पानी का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उस 100 डिग्री, इन गर्म झरनों में लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म रहता है। अब इतने गर्म में भी क्या होता है, यह जीव जो होता है आद्य बैक्टीरिया अपने आप को स्थापित किए रहता है, यानी वहां भी यह पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, कच्छ क्षेत्र, यानी इसको हम क्या कहते हैं, मैथेनोजेन। ठीक है, मैथेनोजेन यानी जहां पर मीथेन गैस की अधिकता होती है वहां पर भी यह पाया जाता है। मैथेनोजेन जो जीवाणु है, यह जीवाणु क्या करता है, हम कह सकते हैं कि रूमिनेंट पशु यानी कि पशुओं के आंत में भी पाया जाता है। किस आंत में, रूमिनेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, जो मीथेन गैस का उत्पादन करने में सहायक होता है। मैथेनोजेन जो जीवाणु है, इस मैथेनोजेन क्षेत्र में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति जो है इनके संरचना को अलग करती है। आद्य बैक्टीरिया की, जैसे हमने इससे पहले बताया कि किसी भी जीवाणु को हम कोशिका भित्ति और उसके कसाब से जान सकते हैं, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है सबसे अलग होती है, जो इनको इन क्षेत्रों में रहने के लिए क्या करता है, अनुकूलित करता है। ध्यान दीजिएगा, इनकी आद्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति के कारण ही यह लवणीय क्षेत्रों में, गर्म झरनों में और कच्छ क्षेत्रों में आसानी से रह सकते हैं। यानी कि आद्य बैक्टीरिया का अनुकूलन जो होता है उसके कोशिका भित्ति पर निर्भर करता है। इसकी कोशिका भित्ति की जो अलग सी संरचना है, एक विशिष्ट प्रकार की जो संरचना है, उस विशिष्ट प्रकार की संरचना के कारण ही यह इन क्षेत्रों में आसानी से वास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा यू बैक्टीरिया के बारे में। यू यानी कि वास्तविक बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे हमने यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा, यू मतलब क्या था, वास्तविक था। उसी तरीके से यू बैक्टीरिया एक ही में रहेगा, यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया यानी वास्तविक बैक्टीरिया। ठीक है, करीबन सैकड़ों वास्तविक बैक्टीरिया को पहचानने के लिए कोशिका भित्ति एवं कसाब की आवश्यकता पड़ती है। यानी कोशिका भित्ति और कसाब से ही
हम किसी बैक्टीरिया को आसानी से पहचान सकते हैं। या किसी बैक्टीरिया कोशिका भित्ति हो गई और इसकी कसाव जो है, इसी के आधार पर हम किसी वास्तविक बैक्टीरिया का पहचान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वास्तविक या यू बैक्टीरिया की पहचान के लिए उसका क्या होता है, कोशिका भित्ति एवं कसाव से ही उसकी पहचान की जाती है, उसको पहचाना जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया देखते हैं। बैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल, यानी नील हरित शैवाल के नाम से कौन जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो नील हरित शैवाल, या नील हरित शैवाल को हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जान सकते हैं, जिसे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। यह जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान दीजिए जहां पर एल्गी आ गया, शैवाल, नील हरित शैवाल नाम से, यह नील हरित शैवाल यानी कि स्वपोषी होंगे। एकदम माइंड में बैठा लीजिए, जहां पर शैवाल की बात आए, हरित की बात आए, हरित लवक की बात आए, वहां पर आप सीधे समझ लीजिए कि वो जो जीव है वो स्वपोषी होते हैं। यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, स्वपोषी होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। नाम से यह नील हरित शैवाल। जैसे ही शैवाल की बात करते हैं, हमने इससे पहले पढ़ चुका है शैवाल के बारे में। शैवाल क्या होता है, शैवाल जो है वो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, एक प्रकार का पादप है। बस क्लियर हुआ। यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, नील हरित शैवाल, वह स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन यानी नील हरित शैवाल को कह सकते हैं। इसका वास स्थान जो होता है अलवणीय समुद्र होता है, यानी कि साफ जल, अलवणीय समुद्र, खारे समुद्र के पानी में नहीं होता है, अलवणीय समुद्र में होता है। ऐसे जल में होता है जिसका पानी क्या हो, साफ हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो। ठीक है, यह एक स्थल वाले शैवाल भी होते हैं, स्थल पर भी यह शैवाल पाए जाते हैं, यानी कि स्थलीय शैवाल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थलीय शैवाल, यानी स्थल पर भी यह शैवाल पाए जाते हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से यह क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका वास स्थान अलवणीय समुद्र, स्थलीय शैवाल होता है। ठीक है, यह स्थल पर भी पाया जाता है। समझ में आ गया। इसी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, इससे हम पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो यू बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल, इसको पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें नास्टक और एनाबेना, ये दो ऐसे हैं जिन्हें हम खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नास्टक का जो हम चित्र देख सकते हैं, इस तरीके से संरचना जो होती है, ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में ये जो पाया जाता है इसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट, ठीक है। और इसके किनारे किनारे जो होता है एक जालीनुमा संरचना होती है, जालीनुमा पूरे के पूरे इसके शरीर पर, ठीक है, पूरे के पूरे शरीर पर होती है, जिसे श्लेष्मी आच्छद कहते हैं। श्लेष्मी आच्छद कहते हैं। ठीक है, यह एक तंतुमय संरचना है। किसकी कैसी संरचना है, तंतुमय संरचना है। बीच में यह हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ठीक है, इसलिए नास्टक और एनाबेना का प्रयोग हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। हेट्रोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसके बाहरी परत जो होते हैं तंतुमय संरचना होती है, जिसे हम श्लेष्मी आच्छद के नाम से जानते हैं। जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वह प्रजनन जो होते हैं मुख्यतः कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। प्रजनन कैसे करते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन के द्वारा यह प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। यानी
एक जो जनक कोशिका है इससे 2 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह हो गया कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की सहायता से यह क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। एक और चीज जान लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है। कौन सा जीवाणु? माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसा जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ध्यान से देखिए, माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसा जीवाणु है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, विदाउट O2, यानी इसके बिना भी क्या होता है, ये जीवित हो सकता है, रह सकता है। ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। एक क्वेश्चन आ गया, देखिए कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होता है वो अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? अनुपस्थित होता है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है जो जिसे हम सबसे छोटी कोशिका के नाम से जानते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है और कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान आ रहा होगा आपको, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। एकदम रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए। विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बिना भी माइकोप्लाज्मा जीवित रहता है। कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोशिका बन गए, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? माइकोप्लाज्मा। कौन सा ऐसा जीवाणु है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो माइकोप्लाज्मा। कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसे सबसे छोटी कोशिका का दर्जा दिया गया है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये रहा पूरा मोनेरा जगत। आगे हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।